वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th सॉल्यूशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये वीडियो स्पेसिफिकली बोर्ड ओरिएंटेड होगी, यानी कि जो जो क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, सपोज हमने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के बाद हमने उसमें देखना है किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ना देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, अच्छे से उसको हमने पढ़ लिया, समझ लिया, बट क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच नहीं पता होती, तो टॉपिक पढ़ने के बावजूद भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप मिल जाएगी, मतलब कोई एक टाइप ऐसी नहीं होगी जो इस वीडियो के बाद छूटेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद टॉपिक्स कि आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, टाइप वाइज लेके चलेंगे हम ताकि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ठीक है, तो एक बार टॉपिक्स देखिए आपके पास क्या क्या टॉपिक्स बनते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कंसंट्रेशन टर्म से। कंसंट्रेशन टर्म्स का मीनिंग मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपकी रहेगी कंसंट्रेशन टर्म के बाद सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना सॉल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट काफी बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस को। फर्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं फैक्टर्स को। ठीक है, फैक्टर्स की सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो मेजरली यहाँ पे तीन फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर। ठीक है, तो इन पे देखेंगे टेम्परेचर पे क्या क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो कि एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, वो इसी से क्वेश्चन बनता है, फैक्टर में टेम्परेचर वाले इफेक्ट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। नेचर से हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। प्रेशर जो है, प्रेशर को समझाने के लिए सॉल्युबिलिटी में और दो लॉ बनाए गए हैं। लॉज क्या है वो, हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को समझाता है इन लिक्विड, मतलब प्रेशर के इफेक्ट को समझाता है बेसिकली, कि प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है। तो प्रेशर का जो इफेक्ट है उसको हमने अलग कैटेगरी दे दी, हेनरीज लॉ। और उसी में एक और लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं राउट्स लॉ। ठीक है, राउट्स लॉ ये भी सॉल्युबिलिटी को ही एक्सप्लेन करता है, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को। तो इस पे क्वेश्चंस देखेंगे अपने आप में ही। हेनरीज लॉ और राउट्स लॉ बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनमें। तो हर एक टाइप हेनरीज लॉ से, हर एक टाइप राउट्स लॉ से। राउट्स लॉ में आपके पास सब कैटेगरीज बहुत सारी आ जाती है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल फर्दर डिवाइड हो जाती है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में जो ग्राफ का मैक्सिमा और मिनिमा होता है उसको आप एजियोट्रॉप बोलते हो। तो वो एजियोट्रॉप एक अलग डिफाइन आती है आपके पास, एक अलग टॉपिक आता है। तो राउट्स लॉ में काफी क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट का यूज करके आपको क्वेश्चंस करने होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हेनरीज लॉ की डेफिनेशन, राउट्स लॉ की डेफिनेशन वो बनती है। ठीक है, तो आगे देखिए, इन टॉपिक्स के बाद थर्ड आपके पास आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरली न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, या 0.9% NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करें, प्योर वाटर में, तो क्या होगा, 0.1% NaCl के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो क्या होगा, 1.1% सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व करें तो क्या होगा, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे, न्यूमेरिकल भी बनेंगे, वो सारे डिस्कस हम लोग करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम पढ़ते हैं वेंट हॉफ फैक्टर के थ्रू।
वेंट हॉफ फैक्टर, और इसी के अंदर हम पढ़ते हैं मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम एबनॉर्मल मोलर मास करके भी टॉपिक पढ़ते हैं। बुक में जो हेडिंग डली है वो है एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स बनते हैं। टोटल 4 टॉपिक्स आपने हमने एक बड़ी कैटेगरी दे दी, टोटल 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म क्या, सॉल्युबिलिटी क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंट इफेक्ट। तो पहले देखो, पहले समझो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे इन चारों में। ठीक है, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो में हम सारे वो क्वेश्चंस कवर करेंगे। नेक्स्ट इसी की एक नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें से जो जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए, थ्योरेटिकल अप्रोच लगाना देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पता है आपका पेपर एमसीक्यू हो चुका है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस में एमसीक्यू आते हैं, और सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफी वन वर्ड के क्वेश्चंस बन जाते हैं, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक उठा लिया फ्रॉम कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में से देखिए क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। कंसंट्रेशन टर्म, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कंसंट्रेशन टर्म से डायरेक्ट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन टर्म की, बट ना कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन हमसे पूछी गई है, डिफाइन करो मोलैरिटी, डिफाइन करो मोलैलिटी। हमने तो मोलैलिटी और मोलैलिटी फॉर्मूला पढ़ा है, एक एक्सप्रेशन पढ़ी है, बट डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन वही है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया डिफाइन करो मोलैलिटी को। ठीक है, तो मोलैलिटी हमने पढ़ी है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जो आप बोल रहे हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उसी को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दो, डेफिनेशन बन जाएगी। तो मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, इस पे डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जा चुकी है, और एक एक बार नहीं कई बार पूछी जा चुकी है। तो इंपॉर्टेंट है मोलैलिटी और मोलैरिटी की डेफिनेशन। सबसे पहली चीज तो यही बनती है। तो हमसे डेफिनेशन पूछेंगे, हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, डेफिनेशन बन गई है। तो जो फॉर्मूला है उसी को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दो, डेफिनेशन बन जाती है। हम लोग छोड़ देते हैं, कई बच्चे ऐसे करते हैं, क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन मोलैरिटी की डेफिनेशन पूछी गई है, आती है, फॉर्मूला आता है हमें अच्छे से, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि डेफिनेशन तो कभी देखी ही नहीं। डेफिनेशन कुछ नहीं है भाई, आपको बस उसी फॉर्मूले को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो यूनिट क्या है इसकी? यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। तो 1 मार्कर अगर आपसे पूछा गया है कि डिफाइन करो मोलैलिटी को, तो मोलैलिटी को डिफाइन कैसे कर देंगे? फॉर्मूला लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, यूनिट लिख दो, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी आपके पास। ठीक है, तो एक तो आता है डेफिनेशन पे क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला पता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, उसी फॉर्मूले को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दो, बन गई डेफिनेशन। तो ये बनता है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है हमारे पास फ्रॉम कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन से बनता है टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी और कौन से डिपेंड नहीं करेंगी? तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि बताओ आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, विच वन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? पहले तो मतलब देखना है, टेम्परेचर पे डिपेंड का मतलब क्या है। मतलब ये है कि आपने एक कंसंट्रेशन नोट करी मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सुबह टेम्परेचर है लगभग लगा लो 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हो गई दोपहर, दोपहर में टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज्यादा, अराउंड 20 से वो बढ़ के 35 हो गया। ठीक है, अब टेम्परेचर जब इतना ज्यादा राइज कर गया, तो क्या आपने जो सुबह कंसंट्रेशन की वैल्यू नोट करी है वो दोपहर को काम में आएगी आपकी? तो आंसर आएगा
कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है, पहले ये बताओ कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो जैसे हम मोलैरिटी की बात करते हैं, आर मोलैरिटी, तो वो सुबह और दोपहर को अलग अलग रीडिंग मिलेगी आपको, बिकॉज वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। बट मोलैलिटी की अगर हम बात करें वो डिपेंड नहीं करेगी। कैसे पता लगाते हैं? तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कि जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रही होगी वो टेम्परेचर से चेंज होगी, क्योंकि टेम्परेचर के बदल जाने से वॉल्यूम भी बदल जाती है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, आपके पास सॉलिड चीज है, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड को मैं हीट करता हूं, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। हो क्या रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, क्या हो रहा है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोज है, हीट करा, मॉलिक्यूल्स दूर हो रहे हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में जा रहे हैं। सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ गई, तो मींस टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गई। और अच्छे से अगर हम समझेंगे तो आपके पास अगर लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स ये रहे, अब टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड को बॉयल करके गैस में कन्वर्ट कर दिया, गैस के पार्टिकल बहुत दूर, तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गई ना। तो वॉल्यूम के बढ़ने से हमने क्या बोला, टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाती है, टेम्परेचर के घटने से वॉल्यूम घट जाती है। तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रही है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो हम बोलेंगे आंसर आएगा मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम आ गई इस टर्म में। हमसे स्ट्रेंथ पूछ ले, स्ट्रेंथ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? तो स्ट्रेंथ क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम आ गई मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। मोलैलिटी की अगर बात करें तो मोलैलिटी का हमने फॉर्मूला देखा, इसमें वॉल्यूम नहीं आ रही, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं और मास आ रहा है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो आंसर आएगा मोलैलिटी। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म। या तो डिफाइन करो, ठीक है, और एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, अगर डिफरेंस बिटवीन आ गया मोलैरिटी और मोलैलिटी में, एक एक डिफाइन दे दो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल दोगे, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो डिफरेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास। सेकंड देखिए, सेकंड टाइप हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स, ये वाला टॉपिक। ठीक है, फैक्टर्स वाला टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच solubility डिपेंड, solubility डिपेंड्स। तो एक तो हम इसमें टेम्परेचर वाला क्वेश्चन देखेंगे, टेम्परेचर वाला इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर से क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि why aquatic species are more comfortable in cold water। aquatic species पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन से पहले थोड़ी क्वेश्चन की सॉल्विंग अप्रोच देखते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट देखो, टेम्परेचर जो है कैसे सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मींस सिस्टम से हीट निकलती है ऑन डिसोल्यूशन। जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा जाएगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा जाएगा, अगर एनर्जी निकलती है तो वो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। और ऐसे प्रोसेस में लो टेम्परेचर फेवर करता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर प्रोसेस है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक ऐसे प्रोसेस जिसमें आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, हाई टेम्परेचर फेवर करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इस प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मींस एनर्जी निकलना। इस प्रोसेस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, मींस एनर्जी को देना, एनर्जी प्रोवाइड करना सिस्टम को। तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर का इफेक्ट कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक है। अब इससे क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि व्हाई aquatic species are more comfortable more comfortable
इन कोल्ड वाटर। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले एक नोट करने वाली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस आंसर से पहले। क्या स्टेटमेंट है कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जब भी किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करवाया जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी एंड टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो अब क्वेश्चन का आंसर निकल गया कि एक्वेटिक स्पीशीज ज्यादा कंफर्टेबल है कोल्ड वाटर में, बिकॉज कोल्ड वाटर मतलब टेम्परेचर कम, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज हाई। तो ऑक्सीजन जितना पानी में प्रेजेंट होगा उतने ही एक्वेटिक स्पीशीज कंफर्टेबल होंगे। तो हम क्या बोलते हैं, बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर is exothermic, so solubility of oxygen at low temperature is high। ठीक है, बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ O2 ऑक्सीजन डिसोल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एट लो टेम्परेचर इज हाई। लो टेम्परेचर मींस कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। ठीक है, तो ये आता है क्वेश्चन फ्रॉम टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से ये क्वेश्चन आता है। नाउ टेम्परेचर से सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत पूछा जाता है। अगर इस क्वेश्चन को देखो ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बिकॉज कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, रिपीटेडली पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फैक्टर्स के बाद हमारे पास आता है नेचर वाला। ठीक है, प्रेशर को हम हेनरीज और राउट्स में पढ़ेंगे, तो नेचर वाले को समझो। नेचर वाला जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऑफ टॉपिक चला जाता है। सॉल्यूशन में जो चीजें आप पढ़ते हो उससे थोड़ा सा अलग चला जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझना है हमें नेचर वाले इफेक्ट को। तो नेचर वाले इफेक्ट को देखिए, देखिए थर्ड हमारे पास बनता है नेचर। फैक्टर से टॉपिक है। नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब ये है कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर रहे हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, पोलर है, नॉन पोलर है, इंटरेक्शन कैसी है, सॉल्यूट सॉल्वेंट से किस टाइप की इंटरेक्शन करता है, उसे हम बोलते हैं नेचर। ठीक है, तो नेचर का मतलब क्या, जैसे आपका सॉल्यूट है, एक स्टेटमेंट बोली जाती है, एक स्टेटमेंट है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब ना इस चीज को समझना, ये स्टेटमेंट कई जगह कई बुक्स में एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, बट कोई लॉ नहीं है, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप ये बोल सकते हो कि ये चीज हर बार सही होगी। लाइक डिसॉल्व लाइक एक जनरल ऐसा बोला जाता है, जनरली लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब सॉल्यूट पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जनरली ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, ज्यादातर, हर बार नहीं। ठीक है, तो इसको एक जनरल स्टेटमेंट की तरह समझना, मतलब जनरल एक स्टेटमेंट है हमारे पास, कोई लॉ नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है ऐसा। ठीक है, कि ऐसा ही होगा हर बार। ठीक है, बट इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे इस स्टेटमेंट से कवर हो जाएंगे। ठीक है, बट हमें एक चीज समझते हुए चलनी है कि ये एक लॉ नहीं है, हो जाएंगे क्वेश्चन बट लॉ नहीं है। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक इसका मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन समझने के लिए हमें थोड़ी ये बातें पता होनी चाहिए, ये चीजें हम लिख लें उसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं। नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसा आया आपके पास। क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया कि क्वेश्चन हमसे पूछ लिया
बताओ, अरेंज द फॉलोइंग इन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ solubility इन साइक्लोहेक्सेन। कोई एक मॉलिक्यूल दे दिया आपको, ठीक है, और नीचे आपको दे दिया KCl CH3OH CH3CN और बेंजीन, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि इन चारों में से बताओ साइक्लोहेक्सेन आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट हो गया। इसके अंदर मैं KCl डाल रहा हूं, एक बार मैंने CH3OH अल्कोहल डाला, एक बार मैंने साइनाइड CH3CN डाला, एक बार मैंने बेंजीन डाला। तो कौन सबसे ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाएगा, किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है? तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाते हैं? तो अप्रोच देखना, अगर आपसे पूछ लिया सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, साइक्लोहेक्सेन क्या है? साइक्लोहेक्सेन होता है ये, साइक्लोहेक्सेन में सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पोलर नॉन पोलर का मीनिंग क्या होता है पहले ये देख लो। ए एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा एटम जो कि किसी दूसरे एटम से कनेक्टेड हो, मींस उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब होता है तो क्या होता है, सपोज हमने बोल दिया कि बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, जो टेंडेंसी है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कोवलेंट बॉन्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है कि शेयरिंग में हो रहा है। शेयरिंग का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर करते हैं, बट एक होता है ज्यादा, एक किसी एक एटम की अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। और उसी की वजह से क्या हुआ, जब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्शियल चार्ज जनरेट हुआ है ना, डेल मतलब होता है पार्शियल, ठीक है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये पार्शियल चार्ज की वजह से एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल जनरेट हो गया। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जनरेट हुए, पोल्स जनरेट होने को क्या बोल दिया हमने, पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा होता हमारे पास ए से ए ही कनेक्टेड है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोल दिया गया नॉन पोलर, कोई भी इस पर चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ये जो मॉलिक्यूल दिया है, कार्बन 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 कार्बन, सारे कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल है नॉन पोलर। नॉन पोलर में अगर सॉलिबिलिटी देखनी है तो हमने एक जनरल लिखा है, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो अगर सॉलिबिलिटी पूछ ली जाए नॉन पोलर के अंदर कैसे बताएंगे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लेना, आगे भी बहुत काम आएगी। सॉलिबिलिटी इन नॉन पोलर, कि अगर नॉन पोलर में सॉलिबिलिटी देखनी है, सबसे पहले देखो कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है। सबसे पहले देखो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उसके बाद देखो पोलर कौन सा है, कौन सा पोलर है, ठीक है। और लास्ट में देखो आयनिक कौन सा है। आयनिक मतलब क्या होता है, पूरी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव जनरेट होना, ठीक है। जितना ज्यादा पोलर, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा उतना ज्यादा वो सॉल्युबल। पोलर में क्या बोलेंगे, पोलर में ये बोलेंगे पोलैरिटी इंक्रीजेस, जितना मॉलिक्यूल पोलर होने लगेगा उतनी सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी। मतलब क्या है इसका, पोलैरिटी बढ़ने का मतलब क्या है, अभी इसको जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना तब हमें थोड़ा अच्छी समझ में आएगा ये। अभी लिख लेते हैं इसको, पोलैरिटी इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। मॉलिक्यूल जितना पोलर होता जाएगा सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर में उतनी कम होती जाएगी। आयनिक को सबसे लास्ट में रखना है, आयनिक होता है पूरी तरह से +1 प्लस -1, ठीक है, या +2 -2, तो पूरी तरह से जिसमें चार्ज सेपरेट हो चुके होते हैं वो होता है आयनिक, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में देखना है तो हमने बोला इस ऑर्डर में सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, इस ऑर्डर में मींस कि नॉन पोलर सबसे ज्यादा सॉल्युबल, फिर पोलर वाला, फिर आयनिक। और पोलर अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल पोलर हैं तो क्या देखोगे,
तो देखोगे कौन सा ज्यादा पोलर, जो ज्यादा पोलर वो कम सॉल्युबल। तो एक बार इधर अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में KCl है, KCl एक मेटल, पोटेशियम मेटल है, Cl नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बनता है आयनिक। ठीक है, तो ये है आयनिक, ये वाला है आयनिक। बेंजीन, बेंजीन है सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है और कार्बन भी सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम होगी, यानी कि ये हो गया नॉन पोलर। नाउ CH3OH, CH3OH में क्या है, CH3OH कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है। CH3CN, CH3N कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर भी चार्ज का सेपरेशन है, यहाँ ये भी पोलर है। तो हमें अभी इतना तो पता चल गया कि बेंजीन जो होगा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो इसके आंसर में डी को तो हमने रख दिया सबसे ज्यादा सॉल्युबल। ए जो होगा सबसे कम सॉल्युबल होगा, रीजन ये है ए आयनिक है। ठीक है, हमने ये बोला है नॉन पोलर सबसे ज्यादा सॉल्युबल, आयनिक सबसे कम सॉल्युबल। नाउ अब हमें देखना है CH3OH और CH3CN में, इनमें कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो कैसे देखा जाएगा, इसको देखने के लिए अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन ज्यादा पोलर है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, देखो डाइपोल मोमेंट एक कंसेप्ट होता है, इसको अलग से हम सॉल्युबिलिटी वाला लिख लेंगे। इसके बाद डाइपोल मोमेंट एक कंसेप्ट है जो कि मेजर करता है पोलैरिटी, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर करता है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि बताएगी मॉलिक्यूल कितना पोलर है कितना पोलर नहीं है। इसकी वैल्यू से समझ में आएगा आपको। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू बॉन्ड लेंथ। Q मतलब कितना चार्ज, बॉन्ड लेंथ कितना डिस्टेंस उस चार्ज के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल पे आते हैं हम अपने, CH3OH, CH3CN। तो पहले तो बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर देख लो, ये सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड की लेंथ बड़ी, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ छोटी। तो बॉन्ड लेंथ वाले फैक्टर में ये जीत गया, बॉन्ड लेंथ जो है वो इसकी हाई है क्योंकि ये सिंगल है, ये ट्रिपल है। दूसरा चार्ज वाले फैक्टर की बात करते हैं, चार्ज सेपरेशन कैसे देखोगे, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अगेन वही चीज देखनी है कि किसमें चार्ज बड़ा है किसमें छोटा है। तो यहां अगर देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कंपैरेटिवली कम है। क्यों कम है, कार्बन के जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, कार्बन से नेक्स्ट नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ी, नाइट्रोजन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ज्यादा टेंडेंसी है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन जो कि जस्ट नेक्स्ट है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो कार्बन हम 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, नाइट्रोजन की अप्रोक्स 3 होती है और ऑक्सीजन की अप्रोक्स 3.5 बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये एक वैल्यूज है। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस ज्यादा, तो ऑक्सीजन ने ज्यादा चार्ज खींचा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो चार्ज में भी ये जीत गया। तो बॉन्ड चार्ज भी इसका ज्यादा, बॉन्ड लेंथ भी इसकी ज्यादा, यानी कि CH3OH जो है वो मोर पोलर है, मोर पोलर, और ये जो है ये लेस पोलर, लेस पोलर, पोलर है मगर कम पोलर है। तो अब हमने क्या बोला था, एज पोलैरिटी इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो मैं कह रहा था ना ये जो नेचर वाला इफेक्ट है ये ऑफ टॉपिक चला जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसको समझने के लिए कुछ 11th के कंसेप्ट लग जाते हैं जो कि इस चैप्टर में नहीं समझाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला जाता है, बट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, थोड़ा सा शायद चेंज होगा, साइक्लोहेक्सेन की जगह कुछ और हो सकता है, बेंजीन की जगह कुछ और हो सकता है, बाकी ये तीन तो मेरे को याद है कि यही तीन है। ठीक है, नाउ जो ज्यादा पोलर वो कम सॉल्युबल, तो ये बी आ गया,
और ये आ गया सी ज्यादा सॉल्युबल। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेचर वाले से हम इस तरीके से समझते हैं कि नेचर का इफेक्ट ये है। ठीक है, और देखो अगर यही क्वेश्चन मेरे को पोलर में देखना है, मेरे से पोलर में पूछ लिया, ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है नेचर से एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। ये टॉपिक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, इसलिए इसमें थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लगेगा इसको समझने में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम नेचर के ही इफेक्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए, नेचर के ही इफेक्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और अब हम पोलर में सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले हम सॉल्युबिलिटी इन पोलर, जैसे हमने एक कंसेप्ट बनाया ऐसे ही हम एक कंसेप्ट बना लेते हैं कि जब सॉल्युबिलिटी इन पोलर देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो पोलर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है आयनिक मॉलिक्यूल। अगर वो मॉलिक्यूल आयनिक है तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल। ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल पोलर है, अब ना देखो पोलर डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल की एक एक्सट्रीम केस होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छी इंटरेक्शन करता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब आयनिक बॉन्ड के बाद अगर आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है जो कि पोलर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद पोलैरिटी देखो, और पोलैरिटी बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लास्ट में देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होगा। जैसे देखो पोलर में पोलर सॉल्युबल था, तो पोलर हमने देख लिया। आयनिक जो होता है ना, आयनिक में +1 -1, तो पूरे पूरे नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स हैं, तो वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर मॉलिक्यूल का जब कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो सबसे ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्डिंग बॉन्डिंग बनती है वो बहुत ही स्ट्रांग बनती है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो पोलैरिटी का एक एक्सट्रीम केस आता है। और फिर पोलैरिटी कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पोलैरिटी देखो, डायपोल मोमेंट से देखो कि किसकी पोलैरिटी ज्यादा, और लास्ट में नॉन पोलर रख दो। तो हमने वही ऑर्डर में लिख दिया है इसको। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैं इस यही सेम क्वेश्चन आपको दे दूं, बट अब मैंने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन हटा दिया, मैंने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की जगह वाटर लिख दिया H2। ठीक है, H2 लिख दिया, तो H2 क्या होगा, H2 एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ये जो ऑर्डर आपने लिखा है ये पूरा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने ऑर्डर क्या लिखा है, बिल्कुल अपोजिट, तो ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। बस इतनी ही चीज हमें समझनी है कि आयनिक सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो गया अब, और जो नॉन पोलर था वो सबसे कम सॉल्युबल हो गया, और जो ज्यादा पोलर वो ज्यादा सॉल्युबल, जो ज्यादा पोलर वो ज्यादा सॉल्युबल। तो जब हम सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर देख रहे हैं तो कंसेप्ट अपोजिट हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सॉल्युबिलिटी इन पोलर देखने के लिए आपको ये चीज देखनी है, सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर देखने के लिए आपको ये चीज देखनी है। तो ऑर्डर आप इस तरीके से बहुत अच्छे से समझा पाओगे। ठीक है, अब देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है इधर से। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, फ्रॉम नेचर। नेचर से ही क्वेश्चन बन रहा है अभी। तो नेचर से क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ इंटरेक्शन पे। अब ये जो है ये थोड़ा सा और अलग चला आता है, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि जो हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट कैसा है सॉल्वेंट कैसा है, उनके बीच में जब उनको डिसॉल्व करवाया गया तो डिसॉल्व करवाने पे एक सॉल्यूट के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स किस वजह से है, उसका नाम क्या है। तो क्लास 11th स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिस्पर्शन फोर्स जिसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये सारे फोर्सेस के नेम पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंटरेक्शन पे क्वेश्चन कैसा आता है, एक दो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनमें गलतियां सबसे ज्यादा होती है।
वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। मैं यहाँ पे सारी टाइप ऑफ इंटरेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। बाकी एक बार अगर अच्छे से देखना है तो आप 11th क्लास की स्टेट्स ऑफ मैटर में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से रीड कर लेना एक बार, ठीक है। बाकी इतना कुछ खास नहीं है, यहीं पे मैं सारा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा कि बताओ टाइप ऑफ इंटरेक्शन कैसी है I2 और CCl4 के बीच, ठीक है, H2O एंड NaClO4 के बीच, H2O एंड अल्कोहल के बीच CH3OH, और He एंड Hi2 के बीच। ये पूछ लिया हमसे, इंटरेक्शन बता दिए क्या क्या इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन हम कैसे बताएंगे कि I2 जब CCl4 में डिसॉल्व होगा तो कैसी इंटरेक्शन, H2O NaClO4 में डिसॉल्व हुआ तो कैसी इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के नेम लिखते हैं पहले। तो देखो इंटरेक्शन के नेम्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। फर्स्ट, अगर एक फर्स्ट टाइप की इंटरेक्शन है डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फटाफट से मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये किन किन के बीच में होती है, पोलर और पोलर के बीच में। दो मॉलिक्यूल अगर पोलर हैं तो उनके बीच के इंटरेक्शन का नाम क्या होगा, डाइपोल डाइपोल। सेकंड आती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक मॉलिक्यूल अगर पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है तो उनके बीच के इंटरेक्शन को बोला जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। थर्ड थर्ड आती है डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स बोला जाता है, डिस्पर्शन स्लैश लंडन फोर्स, ठीक है। तो ये होती है नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में, बहुत ही वीक इंटरेक्शन होती है नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच, ठीक है। डी, नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है एक तरीके से, बट थोड़ा सा एक्सट्रीम केस आता है। एक्सट्रीम केस का मीनिंग, एक फोन एलिमेंट का मीनिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ ये तीन एलिमेंट हो, कभी कभी ऐसा होता है कार्बन भी कर लेता है, जैसे एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। मेन मतलब क्या है इन एलिमेंट को लेने का, मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है या अंडर सम कंडीशन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके इक्वल हो जाए, ठीक है, अंडर सम कंडीशन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके इक्वल हो जाए, उनमें से किसी एक एलिमेंट में से, इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट से जब हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है तो वो इंटरेक्शन करता है ऐसे ही किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। इस इंटरेक्शन का नाम दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बीच में, दोनों साइड फोन एलिमेंट जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल के थ्रू समझ लो, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। जैसे अल्कोहल और वाटर है, ठीक है, अल्कोहल और वाटर है। अल्कोहल हो गया CH3, मिथेनॉल ले रखा है हमने। हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन फोन एलिमेंट में से एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, इंटरेक्शन कर रहा है विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन से इंटरेक्शन कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन के दोनों साइड फोन एलिमेंट, तो इस बॉन्डिंग को क्या बोला गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। नेक्स्ट है ई, आयन डाइपोल। आयन डाइपोल का मीनिंग आयनिक और पोलर के बीच में, एफ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मींस आयनिक और नॉन पोलर के बीच में, ठीक है। तो ये इंटरेक्शंस होती हैं आपकी पोलर पोलर के बीच, पोलर नॉन पोलर के बीच, नॉन पोलर नॉन पोलर, और ये थोड़ी सी स्पेशल है, इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है, आयनिक और पोलर के बीच, आयनिक एंड नॉन पोलर के बीच, ठीक है। इन एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एलिमेंट, आपको कई जगह ऐसा भी मिलेगा कि ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कार्बन भी कर रहा होगा कई जगह क्लोरीन भी कर रहा होगा, तो वो डिपेंड करता है वो किस कंडीशन में है। ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड हो कि उनके पास भी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इनके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये सारे आपके पास
इंटरेक्शंस होती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है फर्स्ट I2 एंड CCl4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी गलतियां करते हैं आप लोग इसमें। I2 आयोडीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सेम एलिमेंट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन पोलर, ठीक है, ये नॉन पोलर है। CCl4, CCl4 को ना हम लोग पोलर बोल देते हैं, बिकॉज दिख रहा है हमें पोलर, इसलिए पोलर बोल देते हैं। बट एक्चुअली में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों नॉन पोलर है वो हम यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। देखिए, CCl4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट है। अब यहाँ पे सारे के सारे कार्बन, सारे के सारे क्लोरीन कार्बन से कनेक्टेड है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सारे क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से। नाउ ये जो चीज हमने लिखी, जो आपका डाइपोल, ये पोल जनरेट हुआ है, एक्चुअली में पूरे मॉलिक्यूल को अगर कंबाइन देखा जाए तो ये जो डाइपोल मोमेंट निकाला आता है, जिससे हम पोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, वो एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस डायरेक्शनल नेचर। तो इस बॉन्ड का की जो पोलैरिटी है उसकी डायरेक्शन ये, इस बॉन्ड की पोलैरिटी की डायरेक्शन ये, इस बॉन्ड की पोलैरिटी की डायरेक्शन ये, और इस बॉन्ड की पोलैरिटी की डायरेक्शन ये। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है केमिस्ट्री के अंदर। अगर फिजिक्स में आप डायपोल मोमेंट पढ़ोगे तो आपको बोला जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। चार्ज अगर डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन बोली जाती है, फिजिक्स के अंदर ये होती है। केमिस्ट्री में अगर बात करी जाए तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हम पीछे एक पॉजिटिव बना देते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में है और हम वही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री वाली लेके चलेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शनल नेचर है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी आप यूज करते हो तो ओवरऑल रिजल्टेंट से पता चलता है एक्चुअल चीज क्या है। तो रिजल्टेंट इसका जब निकाला गया तो हमें क्या पता चला, इस पोलर बॉन्ड का और इस बॉन्ड का जो रिजल्टेंट आया वो इधर आया ट्रायंगल्स लॉ से। इसका और इसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट आया। ये दो जो डायपोल, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड का डायपोल, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के डायपोल से इक्वल एंड अपोजिट आता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं और मॉलिक्यूल हो जाता है नॉन पोलर। डायपोलमेंट की वैल्यू आ जाती है 0। तो CCl4 भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हम लोग पोलर लिख देते हैं इसे, नॉन पोलर है। नॉन पोलर नॉन पोलर कैसी इंटरेक्शन होगी, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। अब यहां आ जाइए, वाटर H2O पोलर मॉलिक्यूल है, पता है पानी का, तो हमें यहाँ पे हम लिख चुके हैं पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। NaClO4, Na कोई भी मेटल नॉन मेटल से कनेक्टेड होता है, बॉन्ड होता है आयनिक, आयन पोलर, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। आयनिक और पोलर में क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस इधर इंटरेक्शन का नाम होगा आयन डाइपोल। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है H2O एंड CH3OH। हम यहीं पे डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हीलियम, एक गैस, ठीक है। गैस जो है एक एटम है। एटम हमेशा नॉन पोलर होगा क्योंकि एटम के अंदर कभी पोल जनरेट नहीं हो सकते, कभी चार्ज सेपरेट नहीं हो सकता। तो एटम, हीलियम, जितने भी गैसेस होते हैं, जितने भी नोबल गैसेस होती हैं, जितने भी डायटोमिक गैसेस, जितने भी ट्राइटोमिक गैसेस हैं, सारी की सारी होमोन्यूक्लियर, मतलब O2 N2। होमोन्यूक्लियर मींस होता है एक एटम से बनी हुई गैसेस। होमोन्यूक्लियर गैसेस जो भी हैं, O2 N2 F2, ठीक है, वो सारे के सारे नॉन पोलर हैं। तो ये He हीलियम भी नॉन पोलर है, नियोन भी नॉन पोलर है, और ये हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं, नॉन पोलर है। दो नॉन पोलर के बीच में डिस्पर्शन, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। उसमें पूछा आता है ये बता दो सॉल्युबल है या नहीं है, या पार्शियल सॉल्युबल है। तीन चीजें पूछी जाती हैं। आपको दे दिया एक मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल में आपसे पूछा कि बताओ मैं इसको अगर डिसॉल्व करूंगा तो ये पूरी तरह सॉल्युबल हो जाएगा, पूरी तरह इनसॉल्युबल रहेगा, या कुछ सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब पार्शियल दिखेगा सॉल्युबल। जैसे फैट होता है ना मिल्क के अंदर, पार्शियली सॉल्युबल होता है, पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होता। तो उस तरीके से तो पूरी तरह से हो जाएगा
पूरी तरह से नहीं होगा या कंप्लीटली हाईली सॉल्युबल होगा। 3 हमारे पास ऑप्शन आते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो लास्ट नेचर से वो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम। तो नेचर वाला जो आपका पार्ट है वो अच्छे से हर टाइप का क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, उसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बना, आपको 3 ऑप्शन में से चूज करना है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में पूछ ली सॉल्युबिलिटी, ठीक है। पहले तो ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी इन पोलर पूछी है, मॉलिक्यूल को लिख लिया करो, मतलब ये वाला कंसेप्ट लगने वाला है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछ ली, आपको 3 ऑप्शन में से एक चूज करना है। ऑप्शंस क्या क्या है? हाईली सॉल्युबल, ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए, फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH फिनोल। सेकंड आपको दे दिया मिथेनॉल। थर्ड आपको दे दिया CCl4 और नेक्स्ट आपको दे दिया, कल तो ये देखो इन 3 से एक्सप्लेन हो जाएंगी सारी चीजें। फिनोल, देखो फिनोल के अंदर क्या है, आपके पास OH ग्रुप है जो कि वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है इस तरीके से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हम लोग तो फटाफट से देख के लिख देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाईली सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें पोलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला ग्रुप है वो इतना सा है, लेकिन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये सारे एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं, ये नॉन पोलर कैरेक्टर को जनरेट कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल का एक एंड पोलर, एक एंड नॉन पोलर जो कि बड़ा है, नॉन पोलर पार्ट बड़ा है, तो ये तो सॉल्युबल हो जाएगा, बट ये सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ हिस्सा सॉल्युबल हो जाता है, कुछ सॉल्युबल नहीं होता। जैसे आपका सोप होता है ना, सोडियम स्टीरेट की चेन होती है, लास्ट वाला जो ग्रुप होता है उसमें बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वाटर रिपेलेंट, वाटर में एक सॉल्युबल हो जाता है, एक वाटर को रिपेल करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर पार्ट है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो एक पार्ट नॉन पोलर, एक पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसमें हम बोलेंगे पार्शियल सॉल्युबल, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, आधा सॉल्युबल है आधा नहीं है। इसको देखें तो एक कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा, बिकॉज छोटा मॉलिक्यूल है, एक ही कार्बन है, तो ये हाईली सॉल्युबल, ठीक है। वहीं पे अब हमने CCl4 देखा, CCl4 हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर में बिल्कुल लास्ट में रखा है हमने, लास्ट में रखने का मतलब इनसॉल्युबल, क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन और बनता है कि आप सॉल्युबिलिटी में बताइए हाईली सॉल्युबल, पार्शियल सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो नेचर से ही ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट आपको ये बताना होता है कि सॉल्युबल, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताना होता है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको टाइप ऑफ इंटरेक्शन बताना होता है। थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल है नहीं है या पार्शियली सॉल्युबल है ये बताना होता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं नेचर से, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो गया कवर। नेक्स्ट आते हैं हेनरीज लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सुना सुना सा होगा हमारा, क्योंकि हेनरीज लॉ जो है स्कूल में आपके बोर्ड में जो ये क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस भी इसमें काफी बनते हैं, इसमें कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना बनता हो। हेनरीज लॉ है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आती है इसकी एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जो केच केच है उस केच पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और
हेनरीज लॉ पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है हेनरीज लॉ, अपने आप में काफी अच्छा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं विद हेनरीज लॉ।